नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। नाइजीरिया सरकार ने किस भारतीय नेता को अपने देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रदान किया है? तो देश का नाम ध्यान रखेंगे। अवार्ड जैसे हमारे यहाँ का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है पद्म विभूषण। ठीक है, तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसमें नाइजीरिया में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद तिनुबू करके, है ना, उन्होंने प्रदान किया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ओडिशा के 24 सुनामी प्रवण तटीय गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, तो सुनामी जो आती है ना, आपने देखे होंगे कोस्टल रीजन्स में, तो ओडिशा स्टेट में हमारे कुछ गांव हैं जो इस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी है काइंड ऑफ। तो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है यूनेस्को का, उन्होंने इसको मान्यता दी थी। ठीक है, नंबर ऑफ विलेजेस 24 है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अजरबैजान में आयोजित COP29, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके दौरान ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, है ना, इसको बनाने का, स्थापित करने का फैसला लिया गया है। तो किस देश का इनिशिएटिव है? ठीक है, तो ये UAE। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसको 2030 तक जो देशों की एनर्जी एफिशिएंसी है ना, उसको कह सकते हैं डबल करना है और एमिशंस वगैरह कम करने हैं। ठीक, ब्राजील के किस शहर ने 18 से 19 नवंबर 2024 के मध्य G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और थीम भी ध्यान रख सकते हैं इसका, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इसरो के सैटेलाइट GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये बेसिकली, और इसको लॉन्च किया था SpaceX ने? ठीक, तो भारत के इसरो का था और कॉमर्शियली कह सकते हैं जो SpaceX है, एलन मस्क की कंपनी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक, तो ऑप्शन बी। किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विग ने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? 73rd एडिशन था ये, और ये संबंधित है डेनमार्क से। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2024 को एपेक, एक ये हमारा समूह है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसकी लीडर्स की 31st जो है एनुअल इनफॉर्मल समिट हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पर वेन्यू था ये पूछा गया है। ठीक है, तो पेरू में। ठीक है, लीमा यहाँ पे है। 16 नवंबर 2024 को DRDO ने ओडिशा के तट से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता पूछा गया है कितने किलोमीटर की है? LRASHM। ठीक है, मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज की हमारी ये एंटी शिप मिसाइल, मारक क्षमता है इसकी 1500 किलोमीटर। ठीक, 19 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में द्वितीय पंचायत सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये हुआ था आगरा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे सेकंड एडिशन है। नेक्स्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति, इसमें से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए उत्तरदायी है? तो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट है ना, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइस, फ्लावर, सबको शामिल करते हुए इसके प्रोडक्शन से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है काकतीय वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटककार। काकतीय डायनेस्टी जो है, देखेंगे वर्तमान जो
ये तेलुगु रीजन है, आंध्रा तेलंगाना वगैरह, यहाँ पे फेमस थी। ठीक, और इसमें नाटककार जो प्ले राइट करते थे ये गंगाधर। नेक्स्ट है कदम्ब राजवंश आधुनिक किस्म से किस राज्य का एक प्राचीन शाही राजवंश था? अराउंड 345 से 525 एडी के बीच इसने रूल किया था कर्नाटका रीजन में, और फाउंडर जो इसका था ये मयूर शर्मा करके। नेक्स्ट है गंगवंश, राष्ट्रकूट और होयसल, इनके संरक्षण के कारण किस धर्म ने पश्चिमी और मध्य भारत में लोकप्रियता हासिल की? देखेंगे जैनिज्म इसमें पॉपुलर हुआ, क्योंकि जो जैनिज्म मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं इन सबको कंस्ट्रक्ट करने का काम इन्होंने किया और इस धर्म को संरक्षण भी दिया। ठीक, तीनों डायनेस्टीज का नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देवगिरी के यादव वंश के संबंध में कौन सा कथन सही है? देवगिरी बेसिकली जो ये आपका वर्तमान में महाराष्ट्र में औरंगाबाद का रीजन है। ठीक है, यहाँ पे ये डायनेस्टी थी, इसकी स्थापना भिल्लम ने की और इसका अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। दोनों बातें ठीक हैं। अराउंड 860 एडी के आसपास इसका जो है मतलब स्थापना का ईयर मान सकते हैं। ठीक है, और एक फैक्ट ये है कि इसको सेवुना डायनेस्टी के रूप में भी जानते थे, ये चीज पूछी गई। ठीक, इसमें से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? मेघालय प्लेट्यू का पार्ट इसमें से भुवन हिल्स नहीं है। ठीक है, भुवन हिल्स बेसिकली बराक वैली रीजन का पार्ट है असम में। अन्य तीन नीचे के ऑप्शन जो है वो ठीक है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है, इसमें से है नाथुला सिक्किम में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, करीब 4300 मीटर्स की एलिवेशन है। यूबीपीसीएस प्रीलिम्स जो 2024 का हुआ उसमें क्या किया गया कि ऐसे पासेस दिए गए 4, सबकी हाइट दी गई और उसको मैच करना था। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए इनकी हाइट भी पढ़ना, एलिवेशन जो है कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्टिंग्स प्लीज पढ़िए। नेक्स्ट है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है जो इन्वायरमेंटली कह सकते हैं कंज्यूमर के फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो मेनली ओनरशिप के ही बिहाफ पे, जो गवर्नमेंट ओन्ड हमारी ये पीएसयूज वगैरह हैं जैसे, है ना, तो उस कैटेगरी में जाती हैं। प्राइवेटली हेल्ड जो प्राइवेट ओन्ड कंपनीज या लोगों के द्वारा कंट्रोल और मैनेज की जाती हैं। ठीक, तो यही आधार है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, है ना, वेट एंड मेजर्स, तो अलग अलग ऑफिशियल्स थे, अलग अलग कार्य देखते थे, तो ये था पौतवा अध्यक्ष, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जैसे सीता अध्यक्ष बहुत पॉपुलर था जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का इंचार्ज होता था। ठीक है, ये पांड्या अध्यक्ष जो था, ये जैसे इसका कॉमर्स जो भी होता था टेरिटरीज के भीतर, उसका इंचार्ज था। भूमध्य सागर काफी इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है क्योंकि बहुत सारे देश इससे जो है सीमा बनाते हैं। उसको मैप भी प्लीज लोकेट कीजिएगा। तो इन विकल्पों में से स्पेन, इटली और ट्यूनीशिया, है ना, ये होंगे 1, 2, 4। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष? तो 1996 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है 16 नवंबर। ज्योतिबा फुले इसमें से किस विषय से संबंधित थे? तो एंटी कास्ट मूवमेंट, है ना, इसी के रेफरेंस में जैसे इन्होंने सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना की 1873, जिसमें मेनली यही था कि जो ऐसी कम्युनिटीज लोअर क्लासेस की थी या वुमेन्स, है ना, उनको जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनको अपलिफ्ट करना। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसमें डीडीटी, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये बेसिकली एक प्रकार का नॉन कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड के रूप में इसको यूज करते थे पहले। अब तो काफी मतलब इसको बैन किया गया है क्योंकि बहुत इसके हेल्थ और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। ठीक, इसमें देखिए कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और उद्देश्य इसका है ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी हरियाली, है ना, हरियाली स्कीम 2003 में। ठीक, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986,
ठीक है। ये हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जितने भी संरक्षण से संबंधित एक्ट्स हैं प्लीज पढ़िएगा, क्योंकि आपका इसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में कई सारे पूछे जाते हैं। जितनी भी नदियां लिखी हैं, कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल है ना इन सभी में सबसे बड़ा है, तो ये है इसका महानदी का ऑप्शन सी। लगभग 1,41,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, और कुल जो है 5 राज्यों में इसका जो विस्तार है। जितने भी यौगिक दिए गए हैं उसमें से नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है इसमें से, तो मीथेन जरूर होगा उसमें, है ना, CH4। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक टाइडल एनर्जी वाला जो उत्पादक क्षेत्र है, ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है, ठीक। तो सबसे फर्स्ट पे है गल्फ ऑफ कैम्बे, है ना, खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र, लगभग 7,000 मेगावाट्स से ज्यादा। सेकंड पे गल्फ ऑफ कच्छ, और फिर इधर सुंदरबन का रीजन। इसमें से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? मेडिसिन से संबंधित थे ये सुश्रुत, है ना, ऑप्शन डी गुप्त काल में। मेनली जो है सर्जरी, है ना, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और प्लास्टिक सर्जरी के रूप में इनको ही जाना जाता है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में इन शब्दों में से कौन सा अन्य 3 के वर्ग का नहीं है? तो ये कुल, वंश और गोत्र, है ना, किसी फैमिली के संबंध में है। कोश जो होता था ना, ये ट्रेजरी, मेनली इसको समझ सकते हैं। इन वेदों में से किसमें जादुई माया और वशीकरण इन चीजों का वर्णन है? तो इस तरह की चीजों का उल्लेख है अथर्ववेद में, ठीक। सबकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, इसको अलग अलग से प्लीज पढ़िए। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक की तरह कार्य करता है? यह है बेसिकली लाइसोसोम, जो कि हमारा एक कह सकते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि एसिड्स, है ना, को मेनली जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, तो उसको ही रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन सी, ठीक। तो यही है ओवरऑल जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं बॉडी में, उनका स्टोर हाउस। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री साउथ, है ना, इसको मैप पे लोकेट करेंगे तो साउदर्न अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील इनको पास करती है, ठीक है। बोलीविया इसमें ऑड हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? अपरदन की बात हमने पहले भी की है, इसके टाइप्स, है ना, जिसमें मिट्टी का मेनली जो कटाव बहाव वगैरह है इन चीजों में आता है। तो अब देखेंगे बुंदेलखंड रीजन में चंबल रिवर जो है हमारा, यहाँ पे काफी मैसिव ये गली इरोजन जो है वो देखा जाता है, जिसकी वजह से जो स्थलाकृति बनती है उसको हम बीहड़ भी कहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा चंबल के बीहड़। तो यही क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। शोम्पेन आदिवासी जो समूह है किस स्थान पर निवास करते हैं? मेनली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। शोम्पेन, सेंटिनेल्स, है ना, जारवाज, ये सब इंपॉर्टेंट ट्राइब है यहाँ की। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किसका शासन था? तो अलेक्जेंडर का जो ये इन्वेजन हम पढ़ते हैं, इसमें नॉर्थ इंडिया में नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी, और उस समय शासक कौन था? ये धनानंद, ठीक है। ईयर अच्छे बताइए, कोई किस ईयर में इसका इन्वेजन स्टार्ट हुआ, कमेंट करके बताइए आप। नेक्स्ट है किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो डायनेस्टी पीरियड में बलबन, गयासुद्दीन बलबन, इसने ये पॉलिसी अपनाई थी। मेनली ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, या फिर जो इंटरनल रिबेलियंस है उसको सप्रेस किया जाए, इस तरह की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी के माध्यम से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुस्लिम जो शासक हैं उसमें से किसको उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा उसकी जगत गुरु कह करके पुकारती थी? तो बीजापुर सल्तनत में देखेंगे आदिल शाह डायनेस्टी में रूलर था इब्राहिम आदिल शाह, ठीक। तो ये जो है सभी धर्मों के प्रति उदार था, तो इस वजह से उसके सब्जेक्ट्स जो मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे मेनली वो जगत गुरु कहते थे। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है किसके द्वारा पूरा किया गया था इसका कंस्ट्रक्शन? तो अराउंड 1192 में इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है 3 स्टोरीज जो ऊपर की हैं, है ना, उसको इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है।
ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। और एक क्वेश्चन यहाँ आपसे है कि फाइनल जो स्टोरी कुतुब मीनार बनी है वो किसके शासनकाल में किसने बनवाई है, इसको कमेंट करके बताइए। आपको ये चीज पहले बताई गई है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए जो नहरें हैं उसका निर्माण किया? तो अराउंड 1351 से 88 के बीच शासनकाल रहा इसका तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, है ना, इसने इसको कैपिटल के रूप में फर्स्ट टाइम चूज किया। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता इसमें से कौन था? तो बिहार और बंगाल के रीजन में जो सबसे पहले इन्वेजन्स वगैरह करके उसको एनेक्स करने का काम है बख्तियार खिलजी के द्वारा 2000s में जो है किया गया। इसी रीजन में आप देखेंगे मतलब इस एनेक्सेशन में कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे बहुत सारे मारे गए, है ना, यूनिवर्सिटीज को जलाया गया, बहुत सारे लिटरेचर को नष्ट किया गया, ठीक, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी शासक के बारे में है कि जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त की तो शरीयत जो ये मुस्लिम लॉज हैं उसके नियम और आदेशों से वो पूर्णतः स्वतंत्र था। तो जियाउद्दीन बर्नी जो फेमस है, तो इन्होंने ये कथन किसके लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी, अभी जैसे हमने देवगिरी की बात की थी स्टार्टिंग में, है ना, यादव वंश के रेफरेंस में, तो ये इस क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम पीरियड रहा खिलजी डायनेस्टी में, तो यहाँ का शासक कौन था? इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो को हमने कंप्लीट किया है, जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसको साथ के साथ रिवाइज करें आप। हमारे पेड ग्रुप्स पे 15% का डिस्काउंट है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।